एग्जीक्यूशन है असली मुद्दा। हम सीख रहे हैं स्टिक मार्केट को समझना कैसे है। ये समझने के काम हम कैंडल स्टिक चार्ट पर बनी ट्रेंड लाइन से कर सकते हैं। अभी तक हम कैंडल स्टिक, उसके चार्ट और उस पर ट्रेंड लाइन बनाना और ट्रेंड लाइन को एनालाइज करना सीख चुके हैं। आज का विषय है इस सारे ज्ञान को जो अब तक हमने समझा है उसको सही तरीके से प्रयोग करने का। सही एग्जीक्यूशन करने का क्या तरीका है? ये तो हम जानते ही हैं कि अगर कोई खेल जीतना है तो उस खेल के नियम पहले से पता होने चाहिए। एक ट्रेडर इसको ट्रेड प्लान कहता है। बहुत से सफल ट्रेडर ट्रेड प्लान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक ट्रेडर के रूप में मार्केट में दाखिल होने से पहले आपको कम से कम मुख्य 5 बातें अवश्य पता होनी चाहिए। पहली बात, आपके सिस्टम के आधार पर आपका एंट्री पॉइंट कहां है। दूसरी बात, अगर किसी स्थिति में आपकी एनालिसिस गलत होती है या ट्रेड सेटअप फेल हो जाता है तब आपका स्टॉप लॉस कहां है। तीसरी बात, आपके आइटम में आपने किस जगह अपने लिए एग्जिट सोच रखा है। चौथी बात, एक ट्रेड में आप कितना अमाउंट रिस्क करने को तैयार हैं। पांचवी बात, अपने पूरे पोर्टफोलियो में से आप कितना अमाउंट एक चुने हुए ट्रेड में रिस्क में लगाने को तैयार हैं। जब भी आप कोई ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसके पहले इन 5 बातों को निश्चित जरूर कर लीजिए। यह आपके ट्रेड प्लान का मुख्य हिस्सा है। अगर आप इन सीमाओं को तय किए बगैर स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो आप कब और कहां नुकसान में पड़ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सीमाएं ही आपके निवेश की सुरक्षा करेंगी। ये प्लान हर तरह की ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। अब इस प्लान को हम ब्रेकआउट टेस्टिंग सिस्टम पर लागू करना सीखते हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। एंट्री हमेशा ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा टिक्स या साधारण शब्दों में कहें तो पॉइंट्स ऊपर से होनी चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल लो से थोड़ा टिक्स नीचे होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड से दिखता जा रहा है तो एम ट्रेंड लाइन की शुरुआत पर रखा जाना चाहिए। टारगेट के रूप में टॉप मोस्ट स्विंग को ही लेना बेहतर होगा। इस तरह के स्क्रिप्ट में ट्रेड तभी करना चाहिए जब 1 के बदले 2 का रिस्क रिवॉर्ड अनुपात हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड का अनुपात 1 के मुकाबले 2 नहीं है तो इस सेटअप को छोड़ दीजिए और बेहतर सेटअप की तलाश में लग जाइए जिसमें मुनाफा होने की संभावना ज्यादा हो। ध्यान रखिए, एंट्री हमेशा ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर आनी चाहिए। कभी भी ब्रेकआउट कैंडल हाई से नीचे मत खरीदिए। एक बात और, अगर ट्रेड पिछले दिन की तुलना में 2% ऊपर पर खुल रहा है तब भी ट्रेड करना अवॉइड करिए क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस पॉइंट बढ़ जाता है जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट हो सकती है। उस समय भी मत खरीदिए जब मार्केट 2% से ऊपर पर खुलकर पिछले दिन के हाई पर वापस आ जाए क्योंकि यह ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जब ब्रेकआउट साइडवे ट्रेंड से हो तो आप साइडवे ट्रेंड की उतनी ही विड्थ ले सकते हैं जितनी टारगेट की हो। इसमें भी एंट्री ब्रेकआउट कैंडल की हाई से थोड़ा टिक्स ऊपर ही होनी चाहिए और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल की लो के थोड़ा टिक्स नीचे होना चाहिए। ट्रेड तब ही करना है जब रिस्क रिवॉर्ड का अनुपात 1 के मुकाबले 2 हो, अन्यथा आप इस सेटअप को छोड़ दीजिए। Volume determines the width of the candlestick. White candlesticks form when volume is high, while narrow candlesticks form when volume is low. यहां पर width को समझ लेना बेहद जरूरी है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वाइड कैंडलस्टिक बनती है, जब वॉल्यूम कम होता है तो नैरो या पतली कैंडलस्टिक बनती है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है कि किसी स्क्रिप्ट में ऑल टाइम हाई है तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में कोई फिक्स्ड टारगेट का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अपसाइड पर कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं होता है। ऐसे में आप 1 के मुकाबले 2 अनुपात में रिस्क रिवॉर्ड पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर प्रत्येक स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कहां तक जाएगा। इसके अलावा आप 1 के मुकाबले रिस्क रिवॉर्ड पर आंशिक एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। बाकी की पोजीशन को आप ट्रेल स्टॉप लॉस के आधार पर संभाल सकते हैं।
स्टॉप लॉस की अनकही कहानी। स्टॉप लॉस इस तरह के ट्रेंडिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ज्यादातर ट्रेंडिंग सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई पड़ता है और इस कारण लोग गचका खा जाते हैं। आज के इस सेक्शन को तब तक सुनिए जब तक ये आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ ना जाए। कई स्क्रिप्ट में आपको स्पष्ट ब्रेकआउट ट्रेड दिखेगा, उसकी ब्रेकआउट कैंडल बड़ी दिखेगी, क्विक टाइम भी दिखेगा, सेलिंग विक भी नहीं होगी और अच्छा वॉल्यूम भी होगा। कहने का मतलब यह है कि चेकलिस्ट में ये सब स्थिति और शर्तें संतोषजनक दिखेंगी। इसीलिए हम अगले दिन बाय या खरीदारी का ऑर्डर ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर करेंगे। अगर ट्रिगर हुआ तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। अगले दिन उसने हमारे बिजी ऑर्डर को ट्रिगर किया, जैसे प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हुआ, पर हुआ यूं कि ये ऊपर की ओर बड़ा मूव न दे सका। अब याद करिए हमारा नियम, ब्रेकआउट का हमारा क्राइटेरिया बहुत ही सरल है। प्राइस को क्विक टाइम में बिग मूव देना है और सेलिंग नहीं होनी है। अब ब्रेकआउट के बाद अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक ब्रेकआउट का नियम लागू होगा। स्मार्ट मनी या तो सेलिंग करेगी या फिर ज्यादा खरीदारी करेगी या तो फिर कुछ भी नहीं करेगी। अगर स्मार्ट मनी खरीदारी करता है तो कीमत में उछाल आएगा। अगर स्मार्ट मनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो कीमत ऊपर जा सकती है या फिर वहीं रुकी रहेगी, पर कोई बिकवाली या सेलिंग नहीं होगी। अगर स्मार्ट मनी बिकवाली या सेलिंग करता है तो क्विक सेलिंग दिखाएगा, गिरावट या फॉल। पर जब हमें ब्रेकआउट के अगले दिन सेलिंग दिखती है तब ओरिजिनल स्टॉप लॉस पर रुकने का कोई अर्थ नहीं है। तब यह बेहतर होगा कि करंट डे कैंडल के लो से नीचे ट्रेल कर लिया जाए। इस तरह का ट्रेल स्टॉप लॉस से ब्रेक एवं ट्रेड हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़े पॉइंट का नुकसान भी हो, लेकिन इनिशियल रिस्क अमाउंट का 90% बच जाएगा। यह भी ध्यान रखिए कि प्राइस आपके ट्रेल स्टॉप लॉस को हिट कर जाए और फिर आपके टारगेट पर पहुंचे। इसकी वजह से आपको ट्रेल स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को बदलना नहीं चाहिए। इस सिस्टम का मुख्य विचार यह है कि अगर प्राइस में कोई खतरा दिखे तो इनिशियल रिस्क को जितना संभव हो सके उतना कम किया जाए और साथ ही स्पष्ट ब्रेकआउट स्क्रिप्ट में प्रॉफिट कमा लिया जाए। एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर ट्रेड लाइन में ब्रेकआउट ट्रेड में स्पष्ट ऑल टाइम हाई दिख रहा है तो ये पूरी चेकलिस्ट सेटिस्फाई होती है, जैसे कि ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है, क्विक टाइम भी है, सेलिंग विक भी नहीं है, गुड वॉल्यूम भी है। तब हम अगले दिन बाय ऑर्डर लगा देंगे जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर होगा। अगर कोई ट्रिगर हुआ तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। अगले दिन उसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड हुआ। फिर भी ये अपसाइड में बिग मूव देने में फेल हो गया और उसने एक दोजी कैंडल दे डाली। याद रखिए, ब्रेकआउट का हमारा क्राइटेरिया है कि प्राइस को क्विक टाइम में बिग मूव देना है, साथ ही सेलिंग की भी एब्सेंस होनी चाहिए। क्राइटेरिया फॉर ब्रेकआउट इज दैट द प्राइस शुड गिव बिग मूव इन क्विक टाइम विद द एब्सेंस ऑफ सेलिंग। ऐसी स्थिति में ओरिजिनल स्टॉप लॉस को रिटेन करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि करंट डे कैंडल के लो के नीचे ट्रेल कर लिया जाए। अगर प्राइस ट्रेल स्टॉप लॉस को हिट करने की जगह ऊपर चली जाए तो ये वर्स्ट सिनेरियो होगा, बहुत ही बुरी स्थिति। ब्रेकआउट के 2-3 दिन बाद स्मार्ट मनी अपना रिएक्शन देगी। इस तरह हम इनिशियल रिस्क को कम कर लेंगे। कुछ और उदाहरणों से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ब्रेकआउट ट्रेड में बिल्कुल स्पष्ट ऑल टाइम हाई है, सभी क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गए हैं। ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है, क्विक टाइम भी है, सेलिंग विक नहीं है, गुड वॉल्यूम भी है, तो हम चेकलिस्ट सेटिस्फाई कर चुके हैं और अगले दिन बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर होगा। अगर ट्रिगर हुआ तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। अगले दिन हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड हुआ, पर यह बहुत थोड़ा सा ही ऊपर की ओर मूव किया और एक छोटी कैंडल बनी। आप हमारा ब्रेकआउट क्राइटेरिया ध्यान में लीजिए।
प्राइस को क्विक टाइम में बिग मूव देना है और साथ ही सेलिंग की एब्सेंस होनी है। तो यहां ओरिजिनल स्टॉप लॉस को रिटेन करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि करंट डे कैंडल के लो के नीचे ट्रेल किया जाए। तो इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस में कोई महत्वपूर्ण सेलिंग नहीं हुई। ज्यादातर केसेस में यह तुरंत ऊपर की ओर भागती है या तो फिर साइडवे मोड में जाती है, उसके बाद फिर से अप को भागती है या स्लो पड़ जाती है और फिर गिर जाती है। अगर यह अपसाइड में बिग मूव ना दे सके तो हम लॉस को 75% से 90% तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी एग्जिट को अगले स्तर तक कैसे ले जाया जाए? एक बात यहां फिर से याद कर लीजिए, इस ट्रेड में आपकी इज्जत, अनुभव या शैक्षिक योग्यता नहीं, आपकी एंट्री और एग्जिट आपकी किस्मत बनाते हैं। देखने में आया है कि बहुत से ट्रेडर्स एंट्री के बारे में जल्द सीख जाते हैं, लेकिन एग्जिट के बारे में सीखने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हर एग्जिट आपको दिखाती है कि नफे में रहें या नुकसान में। ये तजुर्बे से ही सीखते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं। तो हमें एक सही एग्जिट को प्लान कर लेना चाहिए। एग्जिट को आप 2 स्टेप में मैनेज करिए। पहला स्टेप, प्लान के अनुसार एग्जिट टारगेट लेवल की पोजीशन पर ही करें। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है, साइडवे है और ऑल टाइम हाई है, तब आगे हम उन स्टेप्स को बता रहे हैं जो आपको कुछ महीनों तक फॉलो करना है, जब तक कि आप खुद अपनी ट्रेड एग्जिट को मैनेज करना न सीख जाएं। ब्रेकआउट स्क्रिप्ट को रोज सर्च कीजिए। अगले दिन के लिए सिर्फ 2 या 3 स्क्रिप्ट्स को चुनिए। किसी भी ट्रेडिंग डे में 3 से ज्यादा स्क्रिप्ट पर काम मत करिए। अगले दिन जब मार्केट खुले, हर स्क्रिप्ट के लिए SLM, स्टॉप लॉस, मार्केट बाय ऑर्डर, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर रखिए। यदि ये छोटे से गैप यानी कि 2% से कम पर खुलता है तो आप मार्केट ऑर्डर पर खरीदिए। अगर आपने खरीदा है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखिए। मार्केट आवर्स के बाद ब्रेकआउट स्क्रिप्ट को सर्च कीजिए। अगले दिन जब मार्केट खुले तब स्टॉप लॉस को एग्जिट पोजीशन के लिए रखिए। उसके बाद आप SLM, स्टॉप लॉस, मार्केट बाय ऑर्डर किसी भी नई स्क्रिप्ट के लिए रख सकते हैं। अगर आपको एक छोटी कैंडल या फिर सेलिंग कैंडल ब्रेकडाउन ट्रेल के बाद मिलती है, आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से अगले दिन के कैंडल के लो तक होगा। जब प्राइस आपके टारगेट पर पहुंचे, या तो मैनुअल एग्जिट कर लीजिए या तो फिर आप टारगेट लेवल पर लिमिट सेल ऑर्डर को पोजीशन क्लोज करने के लिए रख सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल को जरूर मेंटेन करिए। हर एक फेल्ड ट्रेड को एनालाइज जरूर करिए। पूरी प्रक्रिया को दोहराइए। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप की पूरी प्रक्रिया को सीख लेने के बाद ही आप दूसरे स्टेप को लागू करने की योजना बना सकते हैं। इसमें वो सब प्रक्रियाएं हैं जो पहले स्टेप में हैं, सिर्फ एक अंतर है। टारगेट पर 100% पोजीशन पर एग्जिट करने की जगह सिर्फ 75% टारगेट पर एग्जिट करें। बचे हुए 25% को ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ टारगेट डे कैंडल के लो के नीचे ले जाइए या फिर किसी भी को स्विंग के नीचे। ये होगी पार्शियल एग्जिट। कई बार ये ब्रेकआउट स्क्रिप्ट बहुत बेतरतीबी से भागती है। 25% की पोजीशन ऐसे ट्रेड में आपके लॉस का 25% एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। अगर आप लो के हर स्विंग के साथ ट्रेल स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब एक अचंभे में डाल देने वाली बात भी सुन लीजिए। जो भी आपने अभी तक सीखा वो सफल ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ 10% ही है। आप जरूर हैरान हो गए होंगे, पर सच तो यही है। अगर आप गूगल पर तलाशेंगे तो आपको अनेकों ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएंगे। हर कोई एक एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता है, पर सफल ट्रेडिंग वही होगी जो आपको रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट सिखा सके। इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। पहला, प्रतिदिन कितना रिस्क उठाया जाए या डिप्लॉय किया जाए। किसी एक दिए गए समय में ट्रेड में कितना % कैपिटल लगाया जाए या डिप्लॉय किया जाए।
प्रतिदिन के हिसाब से कितना रिस्क डिप्लॉय किया जाए। पहली बात, अपनी कैपिटल का 10% ही एक ट्रेड में लगाइए, रिस्क चाहे जितना भी हो। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आपने जो स्क्रिप्ट चुनी है, मान लीजिए उसका एंट्री पॉइंट 100 है, आपकी कैपिटल का 10% होता है मात्र 10,000। तब आप 10,000 के 10% के हिसाब से 100 शेयर्स खरीद सकते हैं। इस अप्रोच के साथ आपकी पूरी कैपिटल का परसेंटेज रिस्क प्रति ट्रेड 0.5% से लेकर 2% तक रहेगा, जो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना डीप है। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क प्रति ट्रेड लिया जाए। ऐसे लोग आपकी कैपिटल पर कोई अपर कैप नहीं लगाते हैं। ऐसे में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है और आप अधिक ट्रेड में पूंजी लगाने के बारे में सोच नहीं पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कैपिटल या पूंजी 1 लाख है और आप प्रति ट्रेड 2% लगाते हैं, तो 1 लाख का 2% हुआ 2,000। आपने जो स्क्रिप्ट शॉर्टलिस्ट की उसकी एंट्री 1,000 पर है और स्टॉप लॉस 990 पर, तो आप टोटल नंबर ऑफ शेयर खरीदेंगे 200। जो पूंजी आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर खरीदने के लिए चाहिए वो होगी 2 लाख। पर आपके पास अकाउंट्स में तो 2 लाख है नहीं, ठीक है ना? तो दोस्तों, सीधा तरीका यह है कि आप अपनी पूंजी या कैपिटल का मात्र 10% ही किसी एक ट्रेड में लगाइए। एक दिए गए समय में पूरी कैपिटल या पूंजी का कितना प्रतिशत ट्रेड में लगाना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को किसी फॉर्मूला द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। किसी के पास भी इसका 100% सही उत्तर नहीं है। ये एक आसान सा उत्तर है। अप ट्रेंड है तो 100% पूंजी लगा दो, साइडवे ट्रेंड में 50% पूंजी लगाओ, डाउन ट्रेंड में अपना कैश अपने पास बचा कर रखो। पर इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। नए ट्रेडर्स के लिए एक सरल सा मशवरा है, जब तक आप सभी मार्केट ट्रेंड का अनुभव ना कर चुके हों, ट्रेड में अपनी 50% से ज्यादा पूंजी या कैपिटल मत लगाइए। दूसरे शब्दों में, किसी भी मार्केट कंडीशन में आप 5 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। इस प्रश्न को किसी फॉर्मूला द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। किसी के भी पास इसका 100% सही उत्तर नहीं है। ये एक आसान सा उत्तर है। अप ट्रेंड है तो 100% पूंजी लगा दो, साइडवे ट्रेंड में 50% पूंजी लगाओ और डाउन ट्रेंड में अपना कैश अपने पास बचा कर रखो। पर इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। नए ट्रेडर्स के लिए एक सरल सा मशवरा है, जब तक आप सभी मार्केट ट्रेंड का अनुभव ना कर चुके हों, ट्रेंड में अपनी 50% से ज्यादा पूंजी या कैपिटल मत लगाइए। दूसरे शब्दों में, किसी भी मार्केट कंडीशन में आप 5 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए, सिवाय उन 25% विनिंग पोजीशन वाले ट्रेड में जहां आप पहले ही प्रॉफिट कमा चुके हैं। एक बार आप इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो आपको मार्केट की पोजीशन के अनुसार आपकी निर्धारित पूंजी को एलोकेट करना आ जाता है। क्यों स्मार्ट लोग भी मार्केट के झांसे में आ जाते हैं? फेलियर के कारण और निवारण। हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। अभी तक हम मुख्य बातों पर चर्चा और अध्ययन दोनों ही कर चुके हैं। फिर भी एक प्रश्न उठता है, जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग आसान है तो मार्केट में आखिर लोग कंगाल कैसे हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि लोग इतनी जानकारी और अनुभव के बाद भी मार्केट में पैसा गंवा देते हैं? तो दोस्तों, यहां मुझे अपना एक अनुभव शेयर करने की अनुमति दीजिए। एक बार लेखक ने एक बड़ी फीस देकर 2 दिन की सेमिनार को ज्वाइन किया। वहां के वक्ता मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरकीबें सिखा रहे थे। उस समय उनको कैंडलस्टिक चार्ट या ब्रेकआउट की कोई भी जानकारी नहीं थी। तो सेमिनार समाप्त होते होते उन्होंने उनसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के विषय में पूछा। तो भाई देखिए कमाल, जनाब ने लैपटॉप और प्रोजेक्टर बंद किया। फिर उन्होंने सामने आकर बहुत ही गंभीरता से समझाया, कुछ ट्रेडर्स पूरे चांद या फुल मून के दिन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग हाई टाइड के समय ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग एक दिन पर ही ट्रेडिंग करते हैं। यह है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मेरा तो माथा ही घूम गया। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में तो लेखक ने बाद में खुद को शिक्षित किया और सीखा। वो ही ज्ञान इस पॉडकास्ट के जरिए आपके साथ बांट रहे हैं। बहरहाल,
आज का प्रश्न तो ये है कि क्यों लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि मार्केट के 4 ट्रेंड्स होते हैं। एक अप ट्रेंड जिसमें ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, दूसरा डाउन ट्रेंड जिसमें ग्राफ नीचे की ओर जाता है, तीसरा साइडवे ट्रेंड और चौथा रैंडम ट्रेंड। प्रत्येक ट्रेडिंग सिस्टम का इस ट्रेड पर अलग अलग परिणाम होता है। एक विशेष ट्रेडिंग सिस्टम को चुनकर एक ट्रेडर को इस सभी मार्केट कंडीशन का अनुभव करना होता है। एक एक्सीलेंट ट्रेडिंग सिस्टम 2 या 3 मार्केट स्टेज में अच्छे परिणाम दे सकता है। अब अगर कोई ट्रेडर इस एक्सीलेंट ट्रेडिंग सिस्टम को प्रयोग करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करें। जब मार्केट की स्टेज सिस्टम के फेवर में न हो, उसे पता होना चाहिए कि ट्रेड को कैसे अवॉइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि रिस्क को कैसे कम करना है, वरना उसकी लर्निंग कर्व कभी पूरी नहीं होगी, मतलब उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, ये अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में अच्छे परिणाम देता है, पर यह साइडवे ट्रेंड और रैंडम ट्रेंड में बेहतर ट्रेड परिणाम नहीं देता है। तो आप इसी सिस्टम पर मार्केट में प्ले करिए। इसको बदलकर किसी और सिस्टम को एकदम से मत चुन लीजिए। अब देखिए, जो लोग मार्केट में हैं उनसे क्या गलती हो जाती है कि वो एक सिस्टम को चुनते हैं, वहां से उनको मुनाफा भी हो रहा होता है, पर मार्केट का ट्रेंड या रुख बदलने पर उनका चुना हुआ सिस्टम काम नहीं करता या फिर ज्यादा ट्रेड को जनरेट नहीं कर पाता है। तब ऐसे में अपने पुराने ट्रेडिंग सिस्टम की जगह वो किसी नए ट्रेडिंग सिस्टम को चुन लेते हैं जो कुछ समय तो रिजल्ट देता है, पर फिर वो सिस्टम भी काम नहीं करता क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। अब यही कहानी चलती रहती है, फिर वो ट्रेडर मार्केट को छोड़ देता है। तो बताइए, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? मेरी उम्मीद है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर यहां मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ब्रेकआउट सिस्टम से अगर सफलता का मजा चखना है तो आप इस प्रक्रिया से पहले बताई गई 4 मार्केट ट्रेंड को लेकर जुड़े रहिए। जो मार्केट ट्रेंड है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और रैंडम ट्रेंड। अब आप पूछेंगे कि मार्केट के चारों ट्रेंड को देखने में आपको कितना समय लगेगा? तो मेरा सीधा सा उत्तर है, मुझे नहीं मालूम। कारण साफ है, बाजार मेरे नियंत्रण में नहीं है। कभी कभी मार्केट ने ये सभी चारों कंडीशंस एक ही वर्ष के भीतर दिखा दिए हैं। कभी कभी चारों कंडीशंस को दिखाने में 3-4 साल भी लग गए हैं। तो लगभग हम औसत रूप से 2 साल ले सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ सफलता पाने के लिए। तो लॉन्ग ट्रेड को मद्देनजर रखकर मैं यहां पर कुछ बातें आपको बता रहा हूं। अप ट्रेंड में आपको रोज कई स्क्रिप्ट मिल जाती हैं और आपको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। साइडवे ट्रेंड में आपको औसत रूप से ट्रेड मिल जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। डाउन ट्रेंड में आपको ज्यादा संख्या में ट्रेड नहीं मिलता है। इसके अलावा बहुत से ट्रेड ब्रेक इवन पर ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं। रैंडम मार्केट कंडीशन में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ दिनों में आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी कभी प्राइस आपके टारगेट को एक ही दिन में हिट कर देगा। कुछ बार आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो ध्यान में यह रखना है कि हमें अपने रूल्स पर रिजिड या दृढ़ रहना होगा और अपनी अपेक्षा को लेकर फ्लेक्सिबल या लचीला होना पड़ेगा। पर होता इसका उल्टा है। ट्रेडर्स अपनी उपेक्षा को लेकर रिजिड रहते हैं और अपने रूल्स को लेकर फ्लेक्सिबल। इसीलिए वो मार्केट में नाउम्मीदी का सामना करते हैं।